बॉलीवुड का एक पॉपुलर सस्पेंस थ्रिलर टाइटल है। इतिहास के पन्ने पलटे तो इस नाम से अनेक फिल्में मिलेंगी, लेकिन हर फिल्म मेकर दर्शकों को गुमराह करके एंटरटेन करने का अलग अलग तरीका अपनाते रहे हैं। इस बार डायरेक्टर बर्दन केतकर ने आदित्य रॉय कपूर के डबल रोल और मृणाल ठाकुर की पुलिस इंस्पेक्टर के साथ पर्दे पर गुमराह करने वाली एक नायब कहानी चुनी है। तो आइए जानते हैं कि आखिर गुमराह फिल्म की स्टोरी क्या है। तो वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहें। तो फिल्म की शुरुआत होती है दिल्ली की तेज बारिश से, जहां पर हम एक आदमी को देख पाते हैं जो कि एक घर के सामने खड़ा हुआ था, जिसके बाद वो तुरंत ही उस घर के दरवाजे को लात मारते हुए अंदर घुसता है। वहां पर उसे आकाश नाम का एक लड़का मिलता है। वो उसे बेरहमी से मारने लगता है और इसी झड़प में आकाश एक धारदार हथियार से उसके कंधे पर वार करता है, जिससे एक छोटा सा कट लग जाता है। लेकिन वो आदमी यहाँ पर आकाश को मारने में सक्सेसफुल हो जाता है। अब आकाश का मर्डर करने के बाद वो आदमी यहाँ के सारे सबूत को मिटाकर यहाँ से फरार हो जाता है और ये सीन यहीं पर कट होता है। अब अगले दिन एसआई शिवानी इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आती है, लेकिन यहाँ पर जब वो बिखरी हुई चीजें को देखती है और इन्वेस्टिगेट करना शुरू करती है तो उसे यहाँ पर कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिलते हैं जिससे कि वो लोग किलर का पता लगा सके। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर एसपी धीरन यादव आते हैं, जिन्हें कि इस केस के बारे में जब पता चलता है तो वो फौरन यहाँ पर आ जाते हैं और वो भी इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देते हैं। और वो शिवानी से कहते हैं कि ऐसा कोई अपराधी नहीं बना जो कि सबूत न छोड़ता हो। जिसके बाद वो मिलकर इस बिल्डिंग के लोगों से पूछताछ करना शुरू करते हैं और कई लोगों से पूछताछ करने के बाद भी उन्हें आकाश के बारे में और जिस आदमी ने उसका कत्ल किया है उसके बारे में कुछ भी नहीं पता चलता है। अब क्योंकि कोई भी सबूत नहीं मिल रहा था, इसलिए धीरन यादव पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। लेकिन आखिरकार शिवानी एक लड़के से जब पूछताछ करती है तो वो लड़का उन्हें बताता है कि वो आकाश के घर के सामने ही रहता है और जब उसका शायद मर्डर हुआ था तब वो लोग सामने वाली बिल्डिंग में पार्टी कर रहे थे और वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था, इसलिए उसने उसके साथ कुछ फोटोज भी क्लिक की थी। लेकिन उन्हीं फोटोज में से किलर का फेस भी रिवील हो चुका था और उस किलर की फोटो जब शिवानी धीरन यादव को बताती है तो वो पूरी तरह से शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि वो इस आदमी को जानते हैं जिसका नाम अर्जुन है, जो कि एक इंजीनियर है। इसलिए धीरन यादव तुरंत ही शिवानी को अर्जुन को लाने को कहते हैं और जब वो अर्जुन को लाते हैं तो यहाँ पर अर्जुन से पूछताछ होना शुरू हो जाती है। धीरन यादव उससे पूछते हैं कि वो बुधवार की रात को कहाँ पर था, क्योंकि 2 बजे के आसपास आकाश का मर्डर हुआ था। जिस पर कि अर्जुन उन्हें बताता है कि वो एक पार्टी में था, लेकिन वो पार्टी से 11 बजे निकल गया था क्योंकि अगले दिन उसे कुछ इम्पोर्टेंट काम थे। लेकिन 11 से 2 के बीच में वो कहाँ पर था। जब यहाँ पर एसपी सर उससे पूछते हैं तो वो उसे बताता है कि उसकी गाड़ी खराब हो गई थी। लेकिन जब वो लोग उससे आकाश के बारे में पूछते हैं तो वो उनसे कहते हैं कि वो इस आदमी को नहीं जानता है। लेकिन जब वो उसे उसकी फोटो बताते हैं तो वो भी पूरी तरह से हैरान रह जाता है। लेकिन तब भी अर्जुन यही बात कहे जा रहा था कि वो इस आदमी को नहीं जानता है। तब पुलिस वाले यहाँ पर अर्जुन को मारना शुरू कर देते हैं और उसे उगलवाने लगते हैं सच्चाई, लेकिन अर्जुन तब भी कुछ भी नहीं बोलता है। और जब अर्जुन की पिटाई चल रही होती है तभी एक कांस्टेबल एसपी सर के पास आता है और वो उनसे कहता है कि एक ड्रिंक एंड ड्राइव का केस आया है और वो हमसे काफी बदतमीजी भी कर रहा है। जिसके बाद एसपी सर और शिवानी जब उसे देखने के लिए जाते हैं तो वो पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो शख्स यहाँ पर आया है वो हूबहू अर्जुन की तरह दिखता है। उसका नाम सूरज है और ये सीन अब यहीं पर कट होता है। जिसके बाद कहानी 3 महीने पीछे शिफ्ट होती है, जहाँ पर कि हम अर्जुन को देखते हैं जो कि एक इंजीनियर है और काफी ज्यादा टैलेंटेड भी है। और यहाँ पर अर्जुन को अपने ही ऑफिस की जानवी नाम की लड़की को देखते ही प्यार हो जाता है। वो उसे फॉलो करना शुरू करता है। जानवी हर रोज लिफ्ट से ऑफिस जाती है और अर्जुन भी उसका पीछा करते करते उसी लिफ्ट से ऑफिस जाता है। दोनों के बीच में बातें होती है तो अर्जुन उसे कॉफी के लिए पूछ लेता है, लेकिन यहाँ पर जानवी अर्जुन से कहती है कि पहले वो अपना सवाल सही करके आए। अर्जुन काफी दिनों तक सोचता है कि आखिर उसने क्या गलत पूछ लिया और काफी दिनों के बाद उसे समझ आता है कि उसे कॉफी के लिए नहीं बल्कि चाय के लिए पूछना था। और जब वो उसे चाय के लिए पूछता है तो वो भी हाँ कर देती है। अब अगले सीन में हम सूरज को देखते हैं। दरअसल सूरज एक कॉन टाइप का आदमी है जो कि किसी को भी बेवकूफ बनाने में एक्सपर्ट है और उसे गैम्बलिंग खेलने का भी बहुत ज्यादा शौक है। तो यहाँ पर सूरज अपने दोस्त चड्डी के साथ एक आदमी के पास डील करने के लिए जाता है। दरअसल सूरज ने एक एटीएम मशीन को उखाड़ लाया था और वो यहाँ पर उस आदमी से 25 लाख की डील करने लगता है, लेकिन वो एटीएम
मशीन खुल नहीं रही थी, इसलिए सूरज उनसे कहता है कि वो मैकेनिक को बुला ले। तो यहाँ पर कुछ पैसों का हेर फेर होता है और वो उस आदमी से 2 लाख ले लेता है। तब यहाँ पर सूरज उन 2 लाख को लेकर रफू चक्कर हो जाता है और उस एटीएम मशीन में नकली नोट भरे हुए थे। मतलब वो एटीएम मशीन भी उस आदमी के कोई भी काम की नहीं थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो आदमी इन दोनों को फिर से पकड़ लेता है। वो यहाँ पर चड्डी को उल्टा लटका देता है और वो यहाँ पर सूरज से कहता है कि अगर वो उसे 25 लाख रुपए नहीं देगा तो वो चड्डी को मार डालेगा। हालांकि वो यहाँ पर चड्डी और सूरज को छोड़ देता है और 1 हफ्ते के अंदर 25 लाख रुपए जुगाड़ करने को कहता है। यहाँ दूसरी तरफ जानवी और अर्जुन काफी सारा टाइम स्पेंड करने लगे थे और फिर दोनों एक दूसरे से प्यार भी करने लगे थे। जिसके बाद जानवी 3 दिनों के लिए मुंबई जाने वाली थी अपनी माँ से मिलने के लिए, लेकिन उनसे जाने से पहले ही यहाँ पर अर्जुन उसे प्रपोज कर देता है शादी के लिए और जानवी भी हाँ कर देती है। यहाँ दूसरी तरफ सूरज को किसी भी हालत में 25 लाख रुपए का जुगाड़ करना था, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो लोग चड्डी को मार देंगे। इसलिए वो लोग गैम्बलिंग खेलने के लिए निकलते हैं, क्योंकि सूरज को गैम्बलिंग के अलावा कुछ भी नहीं आता है और 25 लाख रुपए उसी से कमाए जा सकते हैं। पर सूरज के पास जो पैसे थे वो उन्हें भी गैम्बलिंग में खो देता है। और जैसे ही वो लोग बाहर से निकलते हैं तो बाहर से निकलते ही यहाँ पर सूरज के दोस्त चड्डी को कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं और ये वही लोग हैं जिन्हें सूरज को 25 लाख रुपए देने हैं, क्योंकि उन्हें मालूम चल गया था कि सूरज के पास जो पैसे हैं वो भी उन्हें हार चुका है और अब उसके पास कोई भी सोर्स नहीं है। पर अभी भी उसके पास 2 दिन है और 2 दिन में वो किसी भी हालत में पैसे का जुगाड़ कर जरूर रहेगा। यहाँ दूसरी तरफ जान भी मुंबई जा चुकी थी अपने माँ के यहाँ पर और यहाँ पर अर्जुन अपनी ऑफिस के एक पार्टी में था, लेकिन कल उसे एक इम्पोर्टेंट काम था, इसलिए वो पार्टी से जल्दी निकल जाता है। लेकिन हम यहाँ पर साफ साफ देख पाते हैं कि अर्जुन किसी टेंशन में भी था और इसी रात सूरज या फिर अर्जुन ने आकाश का मर्डर किया था और उसके घर से 25 लाख रुपए की चोरी भी हुई थी। जिसके बाद सीन प्रेजेंट में आ जाता है, जहां पर कि धीरन यादव अपने कुछ पुलिस ऑफिसरों से कहता है कि ये दोनों जेल में है, इन दोनों को इस बारे में पता नहीं चलनी चाहिए। जिसके बाद सूरज से पूछताछ होती है और यहाँ पर सूरज उनसे बहुत ही बदतमीजी से बात करता है और जब सूरज से बुधवार की रात के बारे में पूछा जाता है तो सूरज उन्हें बताता है कि वो अपने दोस्त के साथ था, लेकिन वो उन्हें ठीक ढंग से नहीं बता रहा होता है, इसलिए पुलिस वाले उसे मारने की कोशिश करने लगते हैं। तब यहाँ पर वो उन्हें धाराएं गिनाने लगता है, जिससे कि हमें ये मालूम चलता है कि सूरज को लॉ का अच्छा खासा नॉलेज है। साथ ही हमें यहाँ पर एक और बात पता चलती है कि धीरन यादव दरअसल में अर्जुन सहगल को फंसाना चाहता है। उनके बीच में क्या रंजिशें हैं फिलहाल तो हमें नहीं मालूम है, लेकिन वो यहाँ पर किसी भी हालत में सूरज को छुड़ाकर ये सारा इल्जाम अर्जुन के ऊपर डालना चाहता है। अब आकाश के मर्डर के वक्त आकाश ने एक कट मारा था कंधे पर और जब उन दोनों के कंधों को चेक किया जाता है तो उनके कंधों पर बिल्कुल सेम कट था। तब क्राइम स्पॉट पर उन्हें आकाश के नाखून में एक बाल मिलता है और जब उसके द्वारा उनका डीएनए टेस्ट कराया जाता है तो उन्हें मालूम चलता है कि ये बाल दोनों के डीएनए से ही मैच करता है। और ये न्यूज काफी शॉकिंग न्यूज थी, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कभी भी। अब जेल में हम अर्जुन को देखते हैं, जहाँ पर कि धीरन यादव उसके पास आते हैं और उसे बेरहमी से टॉर्चर करने लगते हैं। यहाँ पर शिवानी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर धीरन यादव अर्जुन को इतनी बुरी तरह से क्यों मार रहे हैं। जिसके बाद एक कांस्टेबल शिवानी मैडम को एसीपी सर की रंजिश के बारे में बताता है। वो उन्हें बताता है कि 8 साल पहले एसीपी की बेटी एक लड़के के साथ भाग गई थी और उन्हें भगाने में जिस आदमी ने उनकी मदद की थी वो कोई और नहीं बल्कि अर्जुन था। और ये बात जब एसीपी सर को मालूम पड़ी तो उन्होंने अपना पूरा गुस्सा अर्जुन के ऊपर निकाला, क्योंकि उनकी बेटी और दामाद तो भाग चुके थे और वो कहां पर थे उन्हें नहीं मालूम था। जिसके बाद उन्होंने अर्जुन को झूठे केस में फंसाने की भी कोशिश की और उसके ऊपर आरोप लगाए गए कि मेरी बेटी और एक लड़के को इसने किडनैप किया है। लेकिन इस प्रॉब्लम से भी अर्जुन आसानी से निकल गया, क्योंकि कोर्ट में एसीपी सर की बेटी ने ही अर्जुन के पक्ष में बयान दे दिया था, जिससे कि अर्जुन आसानी से बच गया था। आगे हम देखते हैं कि अर्जुन वॉशरूम जाने के बहाने से जेल से भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन यहाँ पर बीच में सूरज टांग अड़ाकर अर्जुन को गिरा देता है। और जब यहाँ पर अर्जुन और सूरज एक दूसरे को देखते हैं तो यहाँ पर वो बिना टाइम वेस्ट किए हुए एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं और उनके बीच में एक जबरदस्त फाइट होती है। जिसके बाद उन दोनों से पूछताछ की जाती है, जिसमें कि अर्जुन और सूरज दोनों ही पुलिस वालों को बताते हैं कि वो दोनों भाई हैं, लेकिन सिर्फ नाम के भाई हैं, क्योंकि उनके बीच में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, वो तो एक दूसरे को मारना चाहते हैं। जिसके बाद वो लोग बचपन की स्टोरी को सुनाना शुरू करते हैं, जिसमें कि उनके मम्मी पापा दोनों ही वेल एजुकेटेड थे, पर उसके पिता सिर्फ अर्जुन से प्यार करते थे और उसकी माँ दोनों को ही। इसी वजह से उनके बीच में रंजिशें होती थी और धीरे धीरे करके उनकी माँ ने अपने दुख को कम करने के लिए गैम्बलिंग का सहारा लिया और नशे में गैम्बलिंग में उसने बहुत सारे पैसे भी हार गई थी। जिसके बाद उनके पिता ने उनकी माँ को डिवोर्स दे दिया
और अपने बच्चों की कस्टडी भी अपने पास रख ली। लेकिन ये सदमा उनकी माँ बर्दाश्त नहीं कर पाई और एक रात उन्होंने जहर खा के खुद की जान ले ली। और तब से ही दोनों भाई एक दूसरे को मारने की कोशिश करते रहते हैं। उन दोनों के बीच में बिल्कुल भी नहीं पड़ती है, क्योंकि एक इंजीनियर है तो दूसरा लॉयर। जिसके बाद वो फिर से इन्वेस्टिगेट करना शुरू करते हैं, क्योंकि आकाश के घर से 25 लाख रुपए भी गायब हुए थे और इसका पूरा शक सूरज के ऊपर गया था, क्योंकि अपने दोस्त चड्डी को बचाने के लिए उसने ऐसा किया होगा। लेकिन सूरज ने तो ये सारा पैसा गैम्बलिंग में जीता था और उसके पास सबूत भी था। और धीरन यादव भी खुश थे, क्योंकि उन्हें तो अर्जुन को फंसाना था। और फिर कुछ दिनों के बाद जब दोनों को कोर्ट ले जाया जाता है तो वहाँ पर हमें पता चलता है कि अर्जुन ने भी वो 25 लाख रुपए नहीं निकाले हैं, उसके पास तो पहले से ही थे। और वो ये 25 लाख उन्होंने दरअसल में एसीपी की बेटी को उसने दिए हैं। अब क्योंकि पुलिस के पास कोई भी सबूत नहीं थे, इसलिए कोर्ट उन दोनों को ही छोड़ देती है, क्योंकि कोर्ट का एक रूल है कि वो 100 अपराधी को छोड़ सकते हैं लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं दे सकते। और फिल्म के आखिर में कुछ बातें रिवील होती है, जैसे कि अर्जुन की गर्लफ्रेंड जानवी किसी और को पसंद करने लगी थी। वो उसके घर चली गई थी, जहाँ पर कि उस आदमी ने जानवी को ड्रग्स देकर उसका फायदा उठाया, जो कि अर्जुन को सरासर गलत लगा। और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि आकाश था। तो यहाँ पर अर्जुन आकाश के घर गया और उसे बेरहमी से मार दिया। तो अर्जुन अब फंसने वाला था पूरी तरह से, इसलिए यहाँ पर सूरज ने अर्जुन का साथ दिया, क्योंकि हमेशा से ही बचपन से ही वो दोनों एक दूसरे से भले ही कितनी भी नफरत क्यों ना करते हों, लेकिन जब भी एक दूसरे के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो हमेशा एक दूसरे का साथ जरूर देते हैं। तो दोस्तों, निर्देशक वर्धन केतकर कहानी को दिलचस्प अंदाज में शुरू करते हैं और हम शक्लों की कहानी को पैरेलल ढंग से आगे बढ़ाते हैं, मगर उन किरदारों को विस्तार देने के चक्कर में कहानी कहीं बहक जाती है। फर्स्ट हाफ में उलझन इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि दर्शक खुद को लॉस्ट महसूस करने लगते हैं। फिल्म को फॉर्मूला की तरह ट्रीट करने की कोशिश की गई है और यह नैरेटिव के लिए नुकसानदेह साबित होता है। सेकंड हाफ में कहानी टर्न और ट्विस्ट से अपनी रफ्तार तो पकड़ती है, मगर क्लाइमैक्स तक आप समझ चुके होते हैं कि अंत में क्या होगा। फिल्म में किरदारों के मैनरिज्म को उनकी बैक स्टोरी से जोड़ा गया है, मगर इमोशनल पक्ष के कमजोर होने के कारण कैरेक्टर अपना कनेक्ट नहीं बना पाते। एंड क्रेडिट से ये बात भी उजागर होती है कि ये फिल्म सच्ची घटना से प्रेरित है, मगर कई सवाल के जवाब नहीं मिलते। और फर्स्ट हाफ में एडिटिंग चुस्त की जा सकती थी, मगर एक्शन के मामले में फिल्म दमदार है। स्क्रीन प्ले कमजोर है और गीत संगीत की बात करें तो कई संगीतकारों की मौजूदगी के बावजूद गाने फिल्म को मजबूती नहीं दे पाते हैं। हेमंत चतुर्वेदी की सिनेमेटोग्राफी में फिल्माए गए रात के सीन देखने लायक बन पड़ते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक औसत है और गुमराह में आदित्य रॉय कपूर को अपने करियर का सबसे ज्यादा स्क्रीन स्पेस मिला है। जाहिर सी बात है कि डबल रोल में है तो उन्हें अपने एक रोल को दूसरे से अलग करने की पूरी कोशिश की है। वे पर्दे पर काफी हैंडसम लगे हैं और एक्शन दृश्यों में भी उन्होंने काफी अच्छा काम किया है, मगर जब बात आती है डेप्थ वाले इमोशनल दृश्यों की तो लगता है उन्हें और मेहनत करनी चाहिए थी। मृणाल ठाकुर ने पुलिस वाली की भूमिका के साथ न्याय किया है और अभी 4 साल पहले रिलीज हुई तमिल फिल्म थड़म के रीमेक के रूप में बनी फिल्म गुमराह हिंदी सिनेमा के गुमराह होने का एक और नमूना है। अरुण विजय की बेहतरीन अदाकारी वाली फिल्म थड़म के रीमेक में आदित्य रॉय कपूर डबल रोल कर रहे हैं। दोनों किरदार का क्राइम कनेक्शन रोचक है, लेकिन दोनों किरदारों का हिंदी रीमेक में चरित्र चित्रण जुबली जय खन्ना के संवाद के तर्ज पर कहे तो बहुत फिल्मी है। फिल्म में काम करने का पहला सबक यही है कि इसमें एक ऐसी दुनिया रचनी होती है जो हो तो काल्पनिक लेकिन लगे असली सी। फिल्म का पूरा जादू इसी पर करिश्मे पर आधारित है। अभिनय से लेकर माहौल का जरा सा भी नकलीपन दृश्यों को इन दिनों बर्दाश्त नहीं होता। पिछली कई साउथ फिल्म की रीमेक मसलन कबीर सिंह जर्सी के साथ ऐसा हुआ है। मूल फिल्म के निर्देशकों ने ही हिंदी फिल्म का भी निर्देशन किया था, हालांकि गुमराह के साथ ऐसा नहीं है। मूल फिल्म का लेखक मगीज थिरुमैनी ने किया था, जबकि गुमराह को वर्धन केतकर ने निर्देशित किया है। और क्राइम सीन को फिल्म की शुरुआत में रखने का वर्धन का आइडिया अच्छा है, लेकिन आगे फिल्म कमजोर स्क्रीन प्ले उसे कोई दिशा नहीं देती है। एक हत्या, 2 हमशक्ल संदिग्ध, ये सुनने में भी दिलचस्प है, लेकिन पर्दे तक वह रोमांच नहीं पहुंचाता है। मूल फिल्म की शुरुआत क्राइम सीन से नहीं होती, लेकिन हर एक सीन के साथ फिल्म में रोचक का स्तर बढ़ता है। इस फिल्म में पहला हाफ खत्म होते होते अंदाजा लगता है कि खून किसने किया होगा, और पहले हाफ में अर्जुन और जानवी के बीच के केमिस्ट्री वाले सीन को और एडिट किया जा सकता था। जब दोनों हमशक्ल सामने आते हैं तो एक रोमांच पैदा होता है, लेकिन वह परवान नहीं चढ़ता है। सस्पेंस और हॉरर वॉच करते समय एक अलग किस्म का मनोरंजक आनंद प्राप्त होता है। कई बार दर्शकों के लिए कहानी बिल्कुल क्लियर होती है और वह बस किरदारों के सस्पेंस के सहारे थ्रिल को एंजॉय करता है। असीम अरोड़ा की लिखी गुमराह को ही ले तो दर्शक उतने कंफ्यूजन नहीं रहते जितने की पुलिस वाले हैं, फिर भी कहानी दर्शकों को बांध कर रखती है।
यह डायरेक्शन और राइटिंग का पॉजिटिव पार्ट है। इंटरवल से पहले कि कुछ लव सीन को छोड़ दे तो सेकंड हाफ में ज्यादा विस्तार है। दर्शक आनंद उठाते हुए देखते हैं और दबंग, कपूर एंड सन्स जैसी फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में अपने करियर की शुरुआत करने वाले वर्धन केतकर गुमराह से डायरेक्शन डेब्यू करने जा रहे हैं। और थ्रिलर मूवी की रीमेक हमेशा से डायरेक्टर्स के लिए रिस्क भरा रहा है। दृश्यम जैसे एक्सेप्शन को छोड़ दे तो नेशनल अवार्ड जीत चुकी हेलन की रीमेक बनी मिली को दर्शक ने शायद इसी वजह से नकार दिया था। खैर, वर्धन की इस कॉफी फेस्ट फिल्म को सिल्वर स्क्रीन पर देखने के दौरान आप कई लूप होल्स स्पॉट करते हैं। खासकर फर्स्ट हाफ स्टोरी में ठहराव नहीं दिखता, जिस वजह से दर्शक डिस्कनेक्ट महसूस करने लगते हैं। फिल्म इतनी स्लो पेस में आगे बढ़ती है कि बार बार फोन का टाइम देख इंटरवल का इंतजार करते। इंटरेस्टिंग कहानी होने के बावजूद फिल्म का पहला हिस्सा बोरिंग है। फिल्म देखते वक्त ये एहसास होता है कि इसमें एडिटिंग की सख्त जरूरत है। वहीं दूसरे हाफ में कई ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं और फिल्म आगे बढ़ती है, लेकिन क्लाइमैक्स आते आते आपकी कहानी प्रेडिक्टेबल हो जाती है। इसमें सबसे बड़ा कारण कमजोर स्क्रीन प्ले का है, जिसकी वजह से एक दमदार कहानी का पोटेंशियल रखने के बावजूद फिल्म औसत में सिमट कर रह जाती है। और जब फिल्म का स्क्रीन प्ले ही कमजोर हो तो फिल्म मजबूत टेक्निकल पक्ष भी कुछ खास इम्पैक्ट नहीं डाल पाता। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक ठीक ठाक रहा है, गानों का भी कुछ खास कमाल नहीं दिखता है, उल्टा फिल्म के पेस में वो खलल डालते ही नजर आते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ ये एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।